मैं डॉक्टर अनीता गुप्ता, अध्यक्ष हिंदी विभाग, सेठ मंगलचंद चौधरी राजकीय महाविद्यालय आबू रोड, स्नातकोत्तर विभाग के समस्त विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल पर जुड़े समस्त जिज्ञासु विद्यार्थियों व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। माँ सरस्वती को नमन व वंदन करते हुए आज की कक्षा हम आरंभ करते हैं। विद्या रूपा हंसगामिनी वीणा वादिनी जय जय माँ सरस्वती ब्रह्माणी, तमो ज्ञान नाशक माँ भारती, शुभ्र वस्त्र धारक है कल्याणी। मुख बधिर कोविद होई जाता, जिस पर वरद हस्त तुम्हारा, कृपा करो विद्या की मूरत, जय मातु सरस्वती वीणा पाणी। माँ शारदे को पुनः नमन व वंदन। सितंबर माह के इस पावन मास में हम राष्ट्रभाषा हिंदी को भी नमन करते हुए कि यदि हिंदी की सेवा में हर इंसान न होगा तो तय मानो बिन हिंदी हिंदुस्तान न होगा, कृत संकल्पित होकर हम हिंदी का भी गुणगान करते हैं। भाषा विज्ञान के अंतर्गत आज हम भाषा का विकास, उसकी प्रवृत्तियाँ व स्वरूप का अध्ययन करते हुए रूप परिवर्तन पर विचार करेंगे कि किस तरह से रूप के माध्यम से भाषा के स्वरूप में परिवर्तन आता है। भाषाओं में रूप रचना में भी परिवर्तन होता रहता है, यद्यपि ध्वनि परिवर्तन तथा शब्द समूह परिवर्तन की तुलना में ये कम होता है। जैसे मुझे, मुझको, तुझे, तुझको जैसे रूप चलते थे, अब मेरे को, तेरे को जैसे रूप भी काफ़ी चलने लगे हैं। यद्यपि अभी ऐसे रूपों को मानक का दर्जा नहीं दिया गया है। ऐसे ही पहले गाय के बहुवचन गायें की तरह इंद्रिय से इंद्रिय रूप चलता था, अब इंद्रियां चलने लगा है तथा इंद्रिय का रूप समाप्त हो गया है। स्वरूप की दृष्टि से रूप परिवर्तन मुख्यतः विविध प्रकारों से होता है। जैसे रूप बनाने वाले पुराने रूपिम यानी संबंध तत्व के स्थान पर नए रूपिम का प्रयोग, जैसे संस्कृत माँ के स्थान पर हिंदी में को, राम, राम को, या स्या के स्थान पर का, रामस्य, राम का प्रयोग। दूसरा, पुराने मूल के स्थान पर नए मूल का प्रयोग। उदाहरण के लिए पहले मुझको चलता था, अब नई पीढ़ी में मेरे को सुनने में आता है। यहाँ मुझ के स्थान पर मेरे आ गया है। संबंध द्योतक को जो का त्यों है। ऐसे ही पहले केवल कीजिए चलता था, अब करिए भी चलता है। इसलिए ईय प्रत्यय तो जो का त्यों है, कीज के स्थान पर कर आ गया है। मूल तथा प्रत्यय दोनों में परिवर्तन। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में गो का रूप, भूतकाल का रूप पहले गोड GOED या वेंट WEND का वेंट हो गया, WENT हो गया। अब गो का गोड के स्थान पर भूतकाल WENT वेंट मान लिया गया है। इस तरह से रूप परिवर्तन हो गया। अतिरिक्त रूपिम का प्रयोग, उसमें भी दर असल का अर्थ है असल में, अर्थात दर में अर्थ का वाचक है। जो लोग इस बात से परिचित नहीं हैं वे दर असल में का प्रयोग करते हैं। इस तरह दर के ही अर्थ में एक अतिरिक्त रूपिम आ गया है। इन सब के पीछे विविध कारण हैं। जैसे ध्वन्यात्मक परिवर्तन के कारण जब विभक्ति घिसकर लुप्त हो जाती है तो अर्थ की स्पष्टता के लिए नई विभक्ति या परसर्ग जोड़े जाते हैं। इस तरह रूपिम में परिवर्तन हो जाता है। रामस्य के स्थान पर राम का ऐसे ही आया है।
भाषा में रूपावली में जितनी कमी हो, भाषा उतनी ही सरलता की ओर जाती थी। पहले मैं, मुझ, मेर ये 3 रूप उत्तम पुरुष एक वचन में थे। अब मुझ का लोप करके केवल 2 से काम चलाया जाने लगा है। मैं, मेर, जैसे मेरे को से पर में, इस तरह सरलता की प्रवृत्ति ऐसे परिवर्तनों के पीछे काम करती है। अपवादतः कभी कभी जब किसी एक रूप के मूल का लोप हो जाता है तथा दूसरे समानार्थी मूल के किसी रूप का लोप हो जाता है और भाषा इन दोनों असंबद्ध को संबंध मान लेती है, तो भी रूप परिवर्तन दृष्टिगत होता है। वेंड WEND तथा गोड GOED के अंग्रेजी से लुप्त होने पर ही गो का भूतकालिक रूप वेंट WENT मान लिया गया, जबकि मूलतः इसका भूतकालिक रूप गोड GOED था। कभी कभी जब जनता किसी रूपिम का अर्थ नहीं जानती तथा उस अर्थ में नया रूपिम जोड़कर प्रयोग करना शुरू कर देती है, तो भी रूप परिवर्तन हो जाता है। दर असल के स्थान पर दर असल में या दर हकीकत के स्थान पर दर हकीकत में ऐसे ही उदाहरण हैं। रूप प्रक्रिया परिवर्तन में हम किसी भाषा की स्वनिमों तथा उपस्वनों की व्यवस्था के लिए अंग्रेजी की फोनोलॉजी के अर्थ में चलते हैं। उसी आधार पर यहाँ रूपिमों तथा उपरूपों की व्यवस्था के लिए रूप प्रक्रिया शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। संस्कृत से हिंदी के विकास पर दृष्टि डालें तो रूप प्रक्रिया परिवर्तन का एक रोचक उदाहरण मिलता है। संस्कृत में जाना अर्थ में या और गम 2 धातुएं थी। हिंदी के गया, गई, गए रूप संस्कृत गम के रूप से ही विकसित है, जाता आदि या के रूप से। अब हिंदी में एक ही धातु जा से ये सभी रूप गया, जाया, जाओ आदि बने माने जाते हैं। इस तरह मूल व्यवस्था बदल गई है। ऐसे ही अंग्रेजी में जियो का भूतकाल रूप वेंट माना जाता है, WENT। अब की वास्तविकता ये है कि अंग्रेजी की एक पुरानी धातु वेंड WEND का भूतकाल है। ये वेंड धातु अब प्रयोग में ही है। ऐसे ही पहले किसी उत्तम पुरुष एक वचन के रूप में मुझ, मेर, मैं, मैंने, मुझको, मुझसे, मेरा आदि इन 3 पर आधारित थे। अब नई पीढ़ी में मेर, मेरे को, मेरे से सभी रूप बनाने लगी है तथा मुझ तथा उसके रूप हिंदी सर्वनाम रूप व्यवस्था से निकलते जा रहे हैं। स्पष्टतः ऐसे परिवर्तनों का कारण कुछ शब्द या धातु का लोप है। एक में कल्पित धातु ग, जिससे मूलतः गया बना है, का लोप हो गया है, तो दूसरे में वेंड WEND का और तीसरे में मुझ का। ऐसे ही तुझ के लोप से तेरे को और तेरे से जैसे रूपिमों का विकास हो गया है। वाक्य रचना परिवर्तन के अंतर्गत हम जैसे भाषा में ध्वनि, शब्द समूह तथा रूप रचना आदि में परिवर्तन होता है, उसी तरह उसकी वाक्य रचना भी परिलक्षित होती है और परिवर्तित होती है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि हिंदी भाषा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत से विकसित हुई है, किंतु हिंदी वाक्य रचना से कई बातें भिन्न हैं। इस तरह धीरे धीरे भाषा की वाक्य रचना परिवर्तित हुई है। जैसे हिंदी में और का प्रयोग 2 संज्ञाओं आदि के बीच में राम और लक्ष्मण होता है, परंतु संस्कृत में ऐसा नहीं है। उसमें या तो च दूसरे के अंत में राम है लक्ष्मणश्च आता है, या दोनों के बीच में भी और अंत में भी रामश्च। इस तरह और युक्त वाक्यों की रचना में बदलाव आया है। स्वरूप की दृष्टि से किसी भाषा की वाक्य रचना में परिवर्तन कई प्रकार का होता है। जैसे अन्वय में परिवर्तन। कभी कभी ऐतिहासिक विकास के साथ साथ भाषा की अन्वय व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए हिंदी का विकास प्राकृतों के माध्यम से संस्कृत में हुआ, किंतु संस्कृत भाषा की अन्वय व्यवस्था से हिंदी की अन्वय व्यवस्था बहुत भिन्न है। जैसे संस्कृत में सभी विशेषणों और उनके विशेष्यों में व्याकरणिक एकरूपता होती है। सुंदर बालकः, सुंदरी बालिका, सुंदर पुष्पम, किंतु हिंदी में ऐसा नहीं। सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर फूल होता है। ऐसे ही कर्ता और क्रिया में हिंदी में लिंग की दृष्टि से भी व्याकरणिक एकरूपता होती है। राम जाता है, सीता जाती है, किंतु संस्कृत में दोनों के लिए एक ही क्रिया रामो गच्छति, सीता गच्छति आती है।
हिंदी में इस सदी के मध्य तक स्त्रियां और लड़कियां कहती रही हैं हम लोग जा रही हैं, अब कहने लगी हैं हम लोग जा रहे हैं। मध्यकाल से हिंदी में एक वचन के स्थान पर आदर औपचारिकता के लिए बहुवचन का प्रयोग भी अन्वय परिवर्तन का अच्छा उदाहरण है। ये परिवर्तन संज्ञा, सर्वनाम, विशेष क्रिया और क्रिया विशेषण सभी को प्रभावित करता है। जैसे किसान का छोटा बेटा दौड़ता आया, मुख्यमंत्री के छोटे बेटे दौड़ते आए, उसे बुलाओ, उन्हें बुलाओ। पदक्रम में परिवर्तन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि समय के अंतराल के वाक्य में पदों का क्रम बदल जाता है। हिंदी में कर्ता पहले आता है, कर्म उसके बाद तथा क्रिया अंत में, किंतु संस्कृत में ऐसा कुछ निश्चित नहीं था। इस प्रकार संस्कृत भाषा की पदक्रम व्यवस्था हिंदी तक आते आते बदल गई है। वस्तुतः सामान्यतः संयोगात्मक भाषाओं में पदक्रम में काफ़ी छूट रहती है, किंतु धीरे धीरे जैसे जैसे भाषा वियोगात्मक होती जाती है उसके वाक्यों में पदक्रम निश्चित सा होता जाता है। अंग्रेजी में भी यही स्थिति है। यद्यपि जर्मनिक, जिससे अंग्रेजी का विकास हुआ, बहुत निश्चित पदक्रम वाली भाषा नहीं थी। पुरुष में परिवर्तन। वाक्य रचना में कभी कभी पुरुष की दृष्टि से भी परिवर्तन होता देखा गया है। उदाहरण के लिए हिंदी में प्रयोग चलता रहा है, राम ने कहा मैं जाऊंगा। अंग्रेजी के प्रभाव से अब कुछ लोग प्रयोग करने लगे हैं, राम ने कहा कि वह जाएगा। यह मैं का वह तथा जाऊंगा का जाएगा में पुरुष परिवर्तन स्पष्ट है। लोप। सुविधा के लिए धीरे धीरे प्राय सभी भाषाओं के वाक्यों से ऐसे घटक लुप्त हो जाते हैं जिनके बिना अर्थ की दृष्टि से वाक्य में अस्पष्टता आने का भय नहीं रहता। जैसे क पुरानी हिंदी के वाक्य हैं तथा ख आधुनिक हिंदी के। राम नहीं जाता है, राम नहीं जाता। राम नहीं जा रहा है, राम नहीं जा रहा। आँखों से देखी घटना, आँखों देखी घटना। कानों से सुनी बात, कानों सुनी बात। कहना न होगा कि मोटे टाइप के है तथा से अब लुप्त हो गए हैं। आगम। कभी कभी वाक्य में कुछ ऐसे शब्दों का आगम हो जाता है जो पहले न अपेक्षित थे, न प्रयुक्त होते थे। उदाहरण के लिए पहले प्रयोग चलता था, राम ने कहा मैं जाऊंगा। फारसी में ऐसी रचना में कि का प्रयोग होता है, उसके प्रभाव से अब कहते हैं राम ने कहा कि मैं जाऊंगा, राम ने कहा कि वह जाएगा। यहाँ के का आगम हो गया है। ऐसे ही आइए, आइएगा जैसे रूपों में आधा सूचकता है, किंतु अब अंग्रेजी प्लीज के प्रभाव से कृपया, कृपा करके, मेहरबानी करके जैसे पद या पदबंध तोड़े जाने लगे हैं। कृपया आइए, मेहरबानी करके आइएगा। वाक्य रचना में परिवर्तन के भी मुख्य कारण होते हैं, जैसे ध्वनि परिवर्तन। ध्वनि परिवर्तन के कारण रूपों से संबंधित तत्वों का प्रायः लोप होता रहता है, जिसके कारण रूपों में अस्पष्टता आ जाती है तथा उसे बचाने के लिए भाषी तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, जिसके कारण रूप रचना तथा वाक्य रचना दोनों में परिवर्तन होता है। हिंदी या अंग्रेजी आदि वियोगावस्था भाषाओं में वाक्य में पदों के क्रम की निश्चितता इसी का परिणाम है। अन्य भाषाओं का प्रयोग। किसी भाषा की वाक्य रचना में परिवर्तन आता है, जैसे हिंदी पर मध्यकाल में फारसी तथा आधुनिक काल में अंग्रेजी का प्रभाव पड़ा है कि और अप्रत्यक्ष कथन के प्रयोग की दृष्टि से हिंदी की वाक्य रचना प्रभावित हुई है। उच्चारण सुविधा। उच्चारण की सुविधा परिवर्तन की जननी तो है ही, वो वाक्य रचना में भी परिवर्तन की जननी होती है। वस्तुतः कम से कम प्रयास से बोलना हमारे लिए स्वाभाविक है। यदि इसके कारण एक और चिन्ह का उच्चारण चिन्ह हो गया होता तो दूसरी ओर संयुक्त विधायक दल से संविध या आंतरिक सुरक्षा कानून का आंसू भी इसी कारण है। शब्द जितना छोटा होता है उसके उच्चारण में उतनी ही सुविधा होती है। लिखने में कृपया पृष्ठ पलटिए। क्र, प और ऊ का इसीलिए लिखा जाता है। इसी प्रकार वाक्य जितना छोटा होता है उसका उच्चारण उतना ही सुविधाजनक होता है। इसीलिए हम भरसक छोटे से छोटा वाक्य प्रयुक्त करना चाहते हैं और बातचीत में प्रायः इसी उद्देश्य से छोटे वाक्यों का प्रयोग चला होगा यदि पुराना रूप रहा होगा। जैसे राम, तुम्हारा क्या नाम है? मोहन, मेरा नाम मोहन है, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम राम है, तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ और तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ।
ये पुराना तरीका था, तो नया तरीका क्या है? बहुत संक्षेप में, तुम्हारा नाम मोहन और तुम्हारा राम, तुम कहाँ के हो? हरियाणा का और तुम उत्तर प्रदेश का। तो इस बात में कहना न होगा कि रेखांकित जो अंश है वो नए रूप में छोड़ दिए गए हैं। इस तरह से ये वाक्य में परिवर्तन उपस्थित हुआ है। अब हम आगे देखते हैं कि अर्थ में परिवर्तन। भाषा का प्रयोग अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए होता है। अर्थ ध्वनि, स्वनिम तथा अक्षर से ऊपर की सभी भाषिक इकाइयों जैसे शब्द, रूप, पदबंध तथा वाक्य का होता है। अर्थ की परिभाषा काफ़ी कठिन है। प्रसिद्ध भाषा शास्त्री ब्लूमफील्ड ने अर्थ के बारे में कहा है कि वी हैव डिफाइंड द मीनिंग ऑफ ए लिंग्विस्टिक फ्रॉम एज द सिचुएशन इन विच द स्पीकर्स utter it and the response which it casts forth in the hearer। वस्तुतः अर्थ की काम चलाऊ परिभाषा कुछ इस प्रकार की जा सकती है कि किसी भी भाषिक इकाई को सुन या पढ़कर उस भाषा के जानकार को जो मानसिक प्रतीति होती है वही उसका अर्थ है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी भाषिक इकाई का अर्थ हमेशा एक सा नहीं रहता। उदाहरण के लिए प्रवीण का मूल अर्थ वीणा बजाने में चतुर, किंतु अब इसका एकमात्र अर्थ चतुर है। वीणा से उसका कोई संबंध नहीं रह गया। ऐसे ही आकाशवाणी का मूल अर्थ देववाणी या आकाश में होने वाली वाणी है, किंतु अब उसका प्रयोग ऑल इंडिया रेडियो के लिए होता है। अर्थ परिवर्तन का स्वरूप। स्वरूप की दृष्टि से अर्थ परिवर्तन 3 प्रकार का होता है: अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार और अर्थादेश। अर्थ परिवर्तन में अर्थ संकोच पर जब किसी भाषिक इकाई का अर्थ पहले की तुलना में संकुचित हो जाए तो उसे अर्थ संकोच कहते हैं। जैसे मृग का मूल अर्थ पशु है, इसलिए पशुओं के राजा को मृगराज तथा पशुओं के शिकार को मृगया कहते हैं। अब मृग का अर्थ संकुचित हो गया है, वह हिरण रह गया है। इस प्रकार इस शब्द के अर्थ में संकोचन हो गया है। अर्थ विस्तार के अंतर्गत अर्थ का विस्तार होता है। जब किसी भाषिक इकाई का अर्थ पहले की तुलना में विस्तृत हो जाए तो उसे अर्थ विस्तार कहते हैं। जैसे संस्कृत का एक शब्द है तेल, जिसका मूल अर्थ है तिल का रस, अर्थात संस्कृत में मूलतः तिल के तेल को ही तेल कहते हैं। यही इसका व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है। हिंदी आदि आधुनिक भाषाओं का तेल शब्द इसी तेल से विकसित है, किंतु इसका अर्थ विकसित हो गया है। तेल का मूल अर्थ है तिल का तेल, किंतु तेल का प्रयोग अभी सभी चीज़ों के तेल के लिए होता है, जैसे तिल, सरसों, अलसी, गरी, गोला, मूंगफली, बिनोला आदि सब। मछली का तेल, सांप का तेल, मिट्टी का तेल। और तो और दोपहर की चिलचिलाती धूप में कहीं किसी ने काम से भेज दिया तो लौट कर पसीने से लथपथ शिकायत करेगा, साहब आपने तो मेरा तेल निकाल लिया। तो हमने देखा कि तेल के अर्थ का विस्तार हो गया है। अर्थादेश के अंतर्गत जब किसी शब्द का अर्थ कुछ से कुछ हो जाए तो उसे अर्थादेश कहते हैं। जैसे आकाशवाणी का अर्थ देववाणी में ऑल इंडिया रेडियो हो गया है, यह अर्थादेश है। ऐसे ही जंघा मूलतः घुटने के नीचे का भाग, अब घुटने के ऊपर का। दूहिता दूध दूहने वाली, और बाद में पुत्री, चाहे वो दूध दूहे या नहीं। तटस्थ तट पर स्थित। अब किसी का भी पक्ष लेने वाला। तिलांजलि देना मूलतः मृत्यु के बाद हाथ में तिल और पानी लेकर मृतक के नाम पर देना, अब छोड़ देना। ये अर्थादेश के उदाहरण हैं। अर्थ परिवर्तन के मुख्य कारण भी हैं, जैसे बल का अपसरण। किसी शब्द के अर्थ का किसी एक पक्ष आदि पर बल पड़े तो धीरे धीरे उस अर्थ की दिशा में ही अर्थ विकसित होता चला जाता है और अर्थ का शेषांश छूट जाता है। उदाहरण के लिए गोस्वामी का मूल अर्थ है गायों का स्वामी। जिसके पास बहुत से गायें होंगी वो धनी होगा, अतः माननीय होगा तथा गायों के साथ धर्म भावना भी जुड़ी रहती है, अतः वो धार्मिक भी माना जाएगा। आगे चल के गोस्वामी तुलसीदास जैसे प्रयोगों में गोस्वामी का यही अर्थ माननीय और
धर्मात्मा हो गया। वातावरण में परिवर्तन, भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक वातावरण में परिवर्तन से भी अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे ऋग्वेद की प्राचीन क्रियाओं में उष्ट का अर्थ है जंगली भैंसा। बाद में आर्य ऐसे भौगोलिक प्रदेश में आ गए जहाँ वो जानवर नहीं मिलता, रेगिस्तान था, अतः ऊँट अर्थ हो गया। आर्यों के पास ऊँट के लिए कोई शब्द नहीं था, अतः वो उष्ट का प्रयोग उसी के लिए करने लगे। ऐसे ही कॉर्न का मूल अर्थ गल्ला है। जब अंग्रेज अमेरिका गए तो वहाँ का मुख्य गल्ला मक्का थी, अतः वहाँ इसका अर्थ संकुचित होकर मक्का हो गया। नम्रता, नम्रता के कारण भी शब्दों का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। लोग अपने आलीशान भवनों का नाम कुटी, कुटीर आदि जब रखते हैं तो कुटी और कुटीर का अर्थ झोपड़ी न होकर निवास होता है। लोग विनम्रतावश अपने भवन को कुटी या कुटीर या अंग्रेजी में कॉटेज कहते हैं। आपका दौलत खाना कहाँ है? मैं दौलत खाना तथा मेरा गरीब खाना वहाँ है जैसे प्रयोगों में गरीब खाने का अर्थ भी इसी प्रकार बदल गया। आधा सामग्री या उससे बनी वस्तु के लिए प्रयोग, शीशे से दर्पण बनने लगे तो शीशा का अर्थ दर्पण हो गया तथा पहले पहले गिलास के बनाए गए, अतः गिलास का अर्थ बर्तन विशेष हो गया। ऐसे ही पहले कलम पंख से बनते थे, जैसे लैटिन में पीना कहते थे, अब पेना का अर्थ कलम हो गया। बाद में ये पेना पेन हो गया, तो पेन का मूल अर्थ है पंख और परिवर्तित अर्थ है कलम। सुशव्यता, जो बात सुनने में बुरी, अश्लील, अशुभ हो उसके लिए अच्छे शब्द का प्रयोग करते हैं तथा उसे घुमा फिरा के कहते हैं, अतः उस शब्द का अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे मरना कहना अच्छा नहीं लगता, अतः स्वर्गवास होना। अंग्रेजी में मरने के लिए टू गिव अप द गोस्ट इसी रूप में प्रयुक्त होने लगा है। बाथरूम का अर्थ पाखाना, पेशाब घर भी इसी प्रकार है। ऐसे ही सांप सूंघना, पाँव भारी होना, टू बी इन फैमिली वे आदि कुछ हो गए हैं। संक्षेपण, प्राय सुविधा के लिए दो शब्दों में एक को निकाल कर संक्षेप कर लेते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि दोनों शब्दों का अर्थ हो जाता है। जैसे रेलवे स्टेशन के लिए स्टेशन, नेकटाई के लिए टाई, प्रिंसिपल टीचर के लिए प्रिंसिपल और बाईसाइकिल के लिए साइकिल। पुनरावृत्ति के कारण भी अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे फूलों का गुलदस्ता में फूल और गुल में एक ही अर्थ की आवृत्ति है, इसलिए गुलदस्ता का अर्थ इस प्रयोग में फूलों का दस्ता न होकर मात्र दस्ता का समूह है। एक वस्तु के नाम का वर्ग के लिए प्रयोग, इससे भी अर्थ बदल जाता है। सब्जी का मूल अर्थ है जो हरा हो। आरंभ में इसका प्रयोग पालक आदि हरी सब्जियों के लिए होता था, बाद में सब्जी भूरी, सफ़ेद, बैंगनी, पीली, लाल आदि सभी को कहने लगे। तो इस तरह सब्जी शब्द एक पूरे वर्ग का अर्थ देने लगा, उसका हरियाली अर्थ लुप्त प्राय हो गया। लाक्षणिक प्रयोग, लाक्षणिक प्रयोग से भी शब्द के मूल से आंतरिक अतिरिक्त अर्थों का विकास हो जाता है। जैसे मोहन गधा है, मैं गधा का अर्थ मूर्ख ऐसा ही है। गीदड़ का कायर, शेर का वीर, सुअर का गंदा, ऐसे अर्थ की प्रतीति होती है। विचलित प्रयोग शैली विज्ञान में सामान्य से हटकर विचलन कहलाते हैं। प्राय शब्द के अर्थ में विस्तार आ जाता है। जैसे छोटा दिल, छोटी बात, छोटा आदमी, बड़ा दिल, बड़ी बात, बड़ा आदमी, मोटी मोटी बात और मोटी अक्ल, पतली हालत, सीधा आदमी, सीधी बात, टेढ़ी खोपड़ी, टेढ़ा आदमी आदि ये विशेषण हैं। इस तरह से परंपरागत लक्षण भी अर्थ परिवर्तन करवा देती है। भाषा की परिवर्तन की ये प्रवृत्तियाँ यूँ तो प्रत्येक भाषा में अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए मध्यकाल में फारसी से काफ़ी शब्द हिंदी में आए तथा आधुनिक काल में अंग्रेजी से भी आए। इन सब का परिणाम ये हुआ कि हिंदी के स्वनिमों में वृद्धि हो गई, जैसे क, ख, ग, ज, फ, आ। इस प्रकार शब्द भारत की अन्य भाषाओं से भी आए। यद्यपि किसी ने भी 6 नए स्वनिम नहीं बढ़े। यूँ प्रत्येक भाषा इस तरह के परिवर्तन की विशिष्ट प्रवृत्तियों के बावजूद भी कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ होती हैं जिन्हें भाषा परिवर्तन की सामान्य प्रवृत्तियाँ कहा जा सकता है। जैसे सरलीकरण, प्राय भाषा परिवर्तन के प्रभाव में पड़कर कई दृष्टियों से सरल होती है। जैसे उदाहरण के लिए उच्चारण की दृष्टि से चंद्र का चांद, कंपन का कांपना, दुग्ध का दूध, नो का नो, है ना।
इन सभी में परिवर्तन के कारण संयुक्त व्यंजन के स्थान पर मूल व्यंजन शेष रह गए, जिनसे उच्चारण में आसानी हो गई। जैसे ही कभी कभी विपर्यय में भी उच्चारण सरल हो जाता है। ब्राह्मण का ब्राह्मण, बड़े शब्द का छोटा हो जाना, नेकटाई का टाई, बाईसाइकिल का साइकिल। वियोगात्मक संयोगात्मक भाषाएं धीरे धीरे परिवर्तन के कारण वियोगात्मक होती जाती हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत रामस्य के स्थान पर हिंदी राम का, पर्वते के स्थान पर पर्वत पर, राम है गच्छति के स्थान पर राम जाता है के प्रयोग में ये प्रवृत्ति दिखाई देती है। पृथकीकरण के कारण भी भाषा में परिवर्तन होता है और उसके रूप अलग अलग विकसित होते हैं। जैसे संस्कृत से धीरे धीरे 5-6 प्राकृतें विकसित हुई तथा फिर धीरे धीरे 7-8 आधुनिक आर्य भाषाएँ हिंदी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला, असमी। इस तरह किसी भी भाषा में परिवर्तन होते होते उसकी कई बोलियां विकसित हो जाती हैं और धीरे धीरे बोलियां अलग अलग भाषाएं बन जाती हैं। इस प्रकार विश्व में भाषाओं के परिवार वस्तुतः परिवर्तन के ही परिणाम हैं और आज मूलतः लगभग 13-14 मूल भाषाओं से विश्व में कुल लगभग 3-4 हज़ार भाषाओं का परिवर्तन का कारण यही है। विशदीकरण प्रायिक शब्द समूह के क्षेत्र में परिवर्तन से एक तरफ तो पुराने शब्द लुप्त होते हैं, दूसरी ओर नए शब्द आते हैं। इस तरह लुप्त होने वाले शब्द तो थोड़े होते हैं और आने वाले शब्द ज़्यादा। हिंदी का शब्द भंडार 60-70 हज़ार था, लेकिन अब 2 लाख से ऊपर और बहुत ऊपर जाता जा रहा है। इस तरह भाषा के शब्द भंडार में विशेषता आती जाती है। वस्तुतः चूँकि प्राय सभी भाषाओं की अभिव्यक्तिक आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ती हैं और उसके अनुरूप भाषा में नए शब्दों के आगमन, नई नई युक्तियों के विकास से विशेषता आती जाती है। विद्यार्थियों, हम आगामी कक्षा में भाषा के विकास में व्याघात और उसके कारणों का अध्ययन करते हुए संसार की भाषाएं और उसका वर्गीकरण कैसा है इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।